नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीपीएससी 17 बीपीएससी का हम लोग प्री का प्लेटफॉर्म बुक रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर हम लोग 5 करने वाले हैं। टोटल इसमें प्लेटफॉर्म में टोटल 15 सेट दिया हुआ है। आज हम लोग इसमें सेट नंबर 5, तो चलते हैं सेट नंबर 5 का देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जी। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है। तो इसका लेखक आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। उस गांव का नाम था जीरा देवी, जो बिहार का सिवान जिला में पड़ता है। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था सिवान जिला में। भारत के राष्ट्रपति उनका कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक रहे थे। हाँ, इनका एक और अच्छा क्वेश्चन है, इनका भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, 1962 में। कब दिया गया था, 1962 में। एक और इनसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 1939 में। कहाँ से, त्रिपुरी मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में आते कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना आपको है, ठीक है। पहला में दिया प्रारंभ वर्ष दिया, दूसरा में दिया घटना। कह रहा है कि 1775 में कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मिलाइएगा। पहला आपको हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1 का 3 हो जाएगा जी, 1 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1 नंबर, सॉरी। प्रथम आंग्ल मराठा 1 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा आते हैं 1780 में क्या हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में कब हुआ था, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध आपको हो जाएगा यहाँ पे आपको सेकेंड। 1824 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। चौथा आपको हो जाएगा 1839 में क्या हुआ था, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। 1775 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 में 1775 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपको हो जाएगा, 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन 3 में आते कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो कौन किया था, सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया था, तो 3 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया था, मराठों ने किया था सबसे ज़्यादा विरोध। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान या रसिया। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा रूस। कौन था, रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन। तो 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन था जी, पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 कह रहा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन से आता है। तो किससे आता है, तो आपको आता है क्या, इसमें ए में कह रहा ऑप्शन में कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था जी, सही बात है। दूसरा कह रहा था आपको कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, इसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था जी, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था जी, बिल्कुल सही बात आनी है कि 6 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। 7 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। तो कौन सी सही है,
तो आपको हो जाएगा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। जी सही बात कर रहा है, 1857 में मृतप्राय बना दिया था। 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। करा कि सही युग्म को कौन सुनित नहीं है, विद्रोह वर्ष कौन इसमें सही सुनित नहीं है, तो आपको हो जाएगा 8 देखिएगा। करा कि पहला पवना विद्रोह 873 में सही है। दक्कन किसान विद्रोह ये भी ठीक है 1875 में। तीसरा कर आपको सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं है। सन्यासी विद्रोह आपको हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। तानी की 3 गलती इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कोल विद्रोह 1831 से 32। हाँ सही बात है। तो 3 नंबर आपको गलती। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। जी क्वेश्चन नंबर 9 में आते करा कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, तो 9 का आपको आंसर हो जाएगा। आपको जागृति कौन कहलाता है आपको हो जाएगा 9 का आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 9 का 2 नंबर राजा राम मोहन राय। जी क्वेश्चन नंबर 10 में आते किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया था, तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? लाल लिट्टन। लाल लिट्टन के समय प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। जी लाल लिट्टन के समय। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 का आपको की क्वेश्चन नंबर 11 में करा आपको निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, तो 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा भी थे? फिरोज शाह मेहता भी थे, अरविंद घोष भी थे, दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि 11 का आपको ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 12 में आते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था, तो 12 का आपको कहाँ पे? अभिनव भारत महाराष्ट्र में। अभिनव भारत का स्थापना बी.डी. सावरकर में कब किया था? 1904 में। कब किया था? 1904 में, याद रखिएगा। जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको कि चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो 13 का आपको हो जाएगा कौन किया था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का ध्यान को आकर्षित किया था। 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 13 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। करा कि 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो कौन लौटाया था? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ वापस किया था अपने नाइटहुड की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का आपको करा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1924 में किए थे। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे। गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में था, वहाँ से अधिवेशन के लिए शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। 16 के 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ, तो 17 का आपको 1 नंबर। याद रखिएगा यूसुफ मेहर अली ने इस नारे का निर्माण किया था। याद रखिएगा यूसुफ अली ने साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1919 में। भारत शासन अधिनियम प्रावधान के अनुसार 1927 में इसका गठन किया गया था। जी क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 का कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। जी 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 करा कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। किनकी छत्र छाया में असफल हुआ था, तो आपको हो जाएगा इवरिन गांधी समझौता। जी लॉर्ड इवरिन और गांधी समझौता कब किया गया था? हाँ जी, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 20 का आपको कह रहा कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं
देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था। याद रखिएगा 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 21 क्वेश्चन 21 में बातें कर रहा है कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किसमें? क्रिप्स प्रस्ताव के प्रारंभ से किया गया था भारत छोड़ो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। इसका उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना है, भारत को स्वतंत्रता देना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में आते कह रहा कि बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। जी, तो बेबेल प्लान को कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपको जाएगा 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा आपको कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया था कौन? तो 23 का आपको जाएगा 2 नंबर। याद रखिएगा लॉर्ड एटली ने दिया था। 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 कह रहा कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कौन इसमें गलत है? याद रखिएगा असत्य कथन कह रहा है। जी, तो इसमें पहला कह रहा आपको कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। यह कह रहा यह अधिनियम 24, तो ये तो आपको 24 में, हाँ जी, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अधिनियम पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, पार्लियामेंट सुधार के। तो कह रहा कौन गलत है? तो नहीं, इसको क्या कहते हैं? यह भाषा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं। तो ये गलती आपको हो जाएगा, यानी यह सही आपको हो जाएगा। जी हाँ जी, इसे मॉन्टेस्क्यू भारत के राज सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जी बिल्कुल सही बात ही है। चौथा कह रहा इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। 24 का 2 नंबर। 25 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है। तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ से मिलता है? तो हल का टेराकोटा कहाँ मिलता है? 25 का 2 नंबर। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है बनवाली। जी, बनवाली से कालीबंगा की तरह हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा कालीन 2 अस्वीकृतियों का अवशेष भी मिले हैं। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रमुखतः कौन सा धर्म था पूर्व वैदिक आर्यों का? तो 26 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। क्वेश्चन 27 में आते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में किया गया था? तो 27 का आपको 2 नंबर लगा। याद रखिएगा 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो 28 का आपको जाएगा 2 नंबर। द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में आता है कि बुध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? तो 29 का आपको जाएगा 2 नंबर। कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? तो 30 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। 30 का हो जाएगा उत्तर मेरूर में। जी, तो कह रहा कि जिन अभिलेखों में प्राप्त हुआ है वो कहाँ है? तो उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 31 का आपको आंसर हो जाएगा कौन किया था? कृष्ण प्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि इनमें से कौन कह रहा सुमेलित है? कौन युग में सुमेलित है? तो देखिएगा 32 का विज्ञानेश्वर मिताश्रा का लेकर विज्ञानेश्वर, यही तो सही है आपको है। ठीक है, मिताश्रा का विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 32 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर आपको कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? 33 का जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। याद रखिएगा चारों मठ, जोशीमठ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी। तो 4 मठ है, जोशीमठ, द्वारका मठ,
पुरी, सिंगेरी। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आता कर रहा है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? गुलमबरगा। कौन थी? गुलमबरगा की राजधानी थी। बहमनी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी के सिंहासन पर बैठा और गुलमबरगा को अपनी राजधानी बनाया था। इसका वास्तविक नाम था हसन गंगू जी। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 आपको इस पर मिलाने वाला एक शासक है, एक तरफ भवन है जी। ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, अदालुल खिलजी है जी। ऐबक क्या किया था? क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा जी। इल्तुतमिश क्या किया था? सुल्तानगढ़, इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ जी। बलबन क्या किया था? तो बलबन किया था किलोखरी बलबन। उसके बाद बच गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी? सीरी का किला जी। सीरी का किला का निर्माण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इल्तुतमिश का किया था? सुल्तानगढ़ी बनवाया था। बलबन क्या किया था? किलोखरी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? सीरी का किला यानी दुर्ग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में लोग आते हैं। छत्तीस में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। तो 36 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन सभी कहा था? BS अस्मित भी बोला था, श्रीनिवास वर्मा भी बोला था और AL श्रीवास्तव भी बोला था। यानी कि ऑप्शन नंबर 36 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया था? तो कौन प्रदान किया था? तो आपको जाएगा अबुल हसन किया था। 37 का 3 नंबर। 38 में लोग आते हैं। 38 का आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। आप ध्यान दीजिएगा। 38 का आपको कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। गलत बात है। कौन गलत है? तो 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1 में क्या कह रहा है? कौन कौन सही? यही देखते हैं कि KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा आपको कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1927 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति पर की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात। यानी कि 38 का 4। 39 में आते हैं। कल संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल कितना होता है? तो 39 का हो जाएगा 3 नंबर। 52 सेकेंड में लोग राष्ट्रीय गान को पूरा तरह से गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। धन विधेयक 110 में। धन विधेयक 110 में जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41 में कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया? एक ही बार। तो आपको आ जाएगा 352 में। 352 में। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? तो आपको हो जाएगा 42 का 3 नंबर 7वां अनुसूची में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। निम्नलिखित युग में राज्य निर्माण की तिथि का नाम सुमेलित है जी। हरियाणा 1966 में बना था। कौन युग में सुमेलित है, यानी कौन सही आपको? जी 66 में बना था हरियाणा जी। उसके बाद मिजोरम कब बना था? 87 में। याद रखिएगा 87 बना था मिजोरम। उसके बाद आपको आता है तेलंगाना 2014 में। 15 अगस्त का नहीं, तेलंगाना में आता 2 जून 2014 को बना था। कौन? तेलंगाना 2 जून 2014 को। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आता है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 यानी कि 44 का 2 नंबर अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। क्वेश्चन 45 में आते हैं कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे प्रतिष्ठापित किया गया है। तो आपको 45 का आपको 2 नंबर राज्य के नीति निदेशक तत्व से लिया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, करा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपको एकहरी नागरिकता ये नहीं है। कौन कौन है, तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। जी, एकहरी नागरिकता हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो शून्यकाल जो हमको लिया गया हम लोग का वह भारत से लिया गया है। भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको शून्यकाल भारत की देन है। जी, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। 1962 में प्रेस द्वारा भारतीय संसदीय मामले में शून्यकाल को शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा, शून्यकाल की शुरुआत 1962 में किया गया था। ये भारत की देन है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं हम लोग। 48 का रहा क्वेश्चन नंबर की यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी। कौन निश्चय करता कि कौन सी जाति अनुसूची मानी जाएगी, तो कौन करेगा। 48 का आपको जाएगा और राष्ट्रपति करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। जी, भंग किया जा सकता है। कब किया सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 साल के पहले भी। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन का हम लोग का कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्यों होते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। तो लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं, तो 50 का टोटल 15 को होता है आपको। जी, टोटल 22 सदस्य होते हैं। जी, टोटल 22 होते हैं, उसमें से 15 होते हैं लोकसभा का और 7 को होते हैं राज्यसभा का। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं कि इनमें से किस संशोधन ने के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो आपको हो जाएगा 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा भारत के दिल्ली को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। जी, क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 मिलान करने वाला कौन सही है कौन गलत है। 52 का राज्य विधान परिषद के विषय में कौन सही है। राज्य विधान परिषद में कौन सही है। जी, मिलान करना 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो कौन विधान परिषद के विषय में सही कौन कौन है, तो आपको हो जाएगा कौन कौन सही। इसका कार्यकाल जो होता है, तो 52 का पहला में करा इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। गलत बात है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है। यह एक अस्थाई सदन, हाँ बिल्कुल है कि ये आपका अस्थाई है। तीसरा करा कि यह भंग नहीं किया सकता, हाँ बिल्कुल ये भंग नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है आपको कि 1/6 सदस्य स्थानीय संस्था द्वारा निर्वाचित होते हैं। गलत बात है। अगला कह रहा है कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित, गलत बात है नहीं, 1/3 होता है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी सही आपका आ जाएगा। अगला बार कर आपको उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, उपराज्यपाल नहीं, गलत बात है। अगला करा इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जी, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 3 6 और 8 ऑप्शन नंबर सी 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 में बनवाते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 53 करा कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि वह वापस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि कौन इसमें एक गलत है, इसमें ध्यान दिएगा कौन गलत है। तो आपको 54 का आपको आएगा 3 नंबर की, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो है ना बढ़ जाता है, ये आपको गलत हो जाएगा। सही क्या क्या इसमें कह रहा कि पहला कह रहा कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, जो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, जी जो ध्वनि है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। चौथा कह रहा है कि इसमें आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है भी। तो आपको कौन गलत है, 3 नंबर। क्या होता है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, कमता नहीं है। 55 में आते हैं क्वेश्चन 55 कह रहा है आपको कि विचार कीजिए कौन सही इसमें कह रहा है। तो पहला इसमें कह रहा है आपको कि पहला कह रहा है आपको कि ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन 2 ऑप्शन कह रहा है कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अभिक्रिया निम्न दर से आगे बढ़ती है, भिन्न दर से आगे बढ़ती है, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन 56 कह रहा आपको कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों कराता है आराम हम लोग का, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हम लोग को ठंडक महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है तो ये पड़ता कब, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 58 में आते हैं कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो 58 का हम लोग को जाएगा 58 4 नंबर, क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, दृष्टिपटल, जी। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रक को नियंत्रित करता है, जी, और नेत्र रंग का आइरिस पर निर्भर करता है, जी। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 59 में आते हैं। कह रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, जी। 59 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन 60 में आते हैं। 60 कह रहा है 60 में आते हैं। 60 कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, जी। 61 कह रहा है कि तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन डॉपलर प्रवाह क्या कहता है, डॉपलर प्रवाह कहता है आपको कि कौन, अच्छे वैज्ञानिक का नियम है वितरण है। तो कह रहा है कि डॉपलर प्रवाह कहता है कि तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, जी। रमन प्रवाह कहता है कि विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। अब बॉयल का नियम कहता है कि गैस के दाब और कंटेनर की आयतन के बीच संबंध को, जी। तो बिल्कुल तीनों सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन 62 में आते हैं हम लोग। कल परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित कौन करता है, मतलब कौन सा नियंत्रित करता है परमाणु कक्ष भरने में, तो अफबाऊ का सिद्धांत करता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि क्लोरीन के कारण, जी। क्वेश्चन नंबर 64 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 कह रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रम सही क्रम कौन सा है। तो 64 का आपको हो जाएगा,
करा कि सोना, पारा और इस्पात। तो सोना सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको, घनत्व सबसे ज़्यादा किसका घनत्व हो जाएगा? सोना का, उसके बाद पारा का, उसके बाद इस्पात का। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किससे? वो किससे बनी होती है? तो पॉलीमर से बना होता है, इसलिए प्लास्टिक को हम लोग खत्म नहीं नष्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है जी। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं कृत्रिम हीरा के रूप में। कृत्रिम हीरा के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का करते हैं। कार्बन तंतु का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो वायुयान में करते हैं। कहाँ पे? वायुयान में करते हैं। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं जी। क्वेश्चन ऑप्शन डी में का 4 में करा कि डाईफ्लोरोमीथेन का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 66 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 66 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 67 कर आपको करा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो 67 का 1 नंबर। क्या कहते हैं इसको? बायो केमिक्स बोलते हैं, बायो मैकेनिक्स बोलते हैं, बायो मैकेनिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में 68 कर आपको कि शहतूत शाल बनाई जाती है, शहतूत शाल बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? तो आपको चीरों के बालों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते 69 कह कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कौन सा था? तो 69 का आपको आएगा 2 नंबर, 2003 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि पीत रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 70 का आपको जाएगा 4 नंबर। कह रहा सभी सही है। क्या होता है पीत रस? यह पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पाचीकरण करते हैं जी, बिल्कुल है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, बिल्कुल सही बात। आने की 1, 2, 3 सभी सही है। 70 का 4 नंबर। 71 में आते हैं। 71 करा कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट जो होता है वह रक्त के संचालन में मदद करता है। क्वेश्चन 72 में आते हैं लोग। 72 करा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल पसलियां हम लोग का 24 होता है। अगर जोड़ा पूछ रहा है तो हम लोग का 12 जोड़ा हो जाएगा। अगर पसलियाँ पूछेगा टोटल तो 24। क्वेश्चन नंबर 73 में 73 करा हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? अस्थि से, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, या जल का? तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग का शरीर में होता है वह 65 से 67% पानी होता है जी। 70% हम लोग का शरीर में पानी का होता है जी। तो कितना? 70 पर लगभग 60 से 70% पानी होता है जी। अगर वह हड्डी की बात किया तो अगर हड्डी में बात किया जाए तो 50% जल होता है और 50% ठोस अवस्था में रहता है जी। अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो प्लाज्मा जो हमारे शरीर में होता है वो 65 से 60% होता है जी। प्लाज्मा रुधिर 55 से 60% जल होता है, वही अगर प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है जी। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है क्या? तो मछली में क्या होता है? तो मछली में होता है बहु असंतुलित वसा अम्ल पाया जाता है जी, इसीलिए मछली का उपयोग करना अच्छा माना जाता है। 75 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो 75 का आपको जाएगा 3 नंबर, पेशी दुष्पोषण से। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं लोग। 76 करा चाय की पत्ती में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक क्या होता है? तो 76 का आपको 1 नंबर। क्या होता है? कैफीन।
77 में आते हैं हम लोग कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, क्या होगा? तो आपको आएगा 3 नंबर परागकोश। 77 में आते हैं हम लोग 78 में आते हैं। क्वेश्चन 78 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है जी? कौन सही नहीं है? तो आपको जाएगा बारब्यूट्रिक एसिड शाकनाशी के लिए नहीं है। बारब्यूट्रिक एसिड जो होता है वह होता है पैराडिसिन, ये परिवार का एक कार्बनिक यौगिक होता है जी। तो कौन ये था? गलत था। 1 नंबर कौन सही है? तो क्लोरोमैक्फेनिकॉल जो होता है प्रतिजैविक होता है। मॉर्फिन जो होता है दर्द निवारक के लिए होता है। और कुनैन जो होता है वह मलेरिया रोधी होता है जी। सही बात है। 78 का 1 नंबर। 79 यानी 79 में आते हैं। 79 का रहा है जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण की भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन। क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। क्वेश्चन 80 आते हैं। 80 कह रहा है कि जीन यानी कि जंपिंग जीन से बोलते हैं, प्लविन जीन बोलते हैं के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो 80 का आपको आएगा 3 नंबर बारबरा मैक्लिंटॉक किया था। 81 क्वेश्चन में आते हैं कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों ज़्यादा पुरुष बहिर होते हैं महिला के तुलना में? तो आपको आ जाएगा 3। इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है जी, इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन 82 आते हैं। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्या होता है? तो 82 का आपका 2 नंबर भस्मीकरण। 82 का 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आते 83 क्वेश्चन कर आपके 2 जी, ये तो आपको मैथ होगा। तो 83 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 85 में लगवाते हैं। 85 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 87 में आते हैं हम लोग। 87 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 88 में आते हैं हम लोग। 88 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। 89 में आते हैं हम लोग। 89 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 नंबर। 89 का 2 नंबर। 90 में आते हैं हम लोग। 90 का आपको आंसर हो जाएगा 90 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 91 आते हैं हम लोग। 91 में आता है। 91 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 91 का 3 नंबर। 92 आते हैं तो 3 नंबर हो जाएगा। 92 का 3 नंबर। 93 में लोग आते हैं। 93 लोगों जी से आइए। 93 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी उत्तर से आना दक्षिण दिशा की ओर अव्यवस्थित करना है सही विकल्प को। जास्का श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, माउंट काराकोरम और माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? तो सबसे उत्तर में आपको जाएगा कौन? सबसे उत्तर में जाएगा काराकोरम, पहला स्थान पर ही आ जाएगा। दूसरा पे आपको आ जाएगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपको जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और 4 पे आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पहला कौन आएगा? काराकोरम, पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3। 94 में आते हैं लोग। 94 का कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? नमक कार्यशाला है और एक राज्य है। सन्निकट्टा, धरसाना, डिडवाना और डेगाना। नमक कार्यशाला तो 94 का जी। सन्निकट्टा तो कर्नाटक में सही है। दूसरा बात है धरसाना गुजरात में, ये भी आपको सही हो जाएगा। डिडवाना जो आपको ना गुजरात है, डिडवाना आपको हो जाएगा कहाँ पे? राजस्थान में है। कहाँ पे है डिडवाना? राजस्थान में, याद रखिएगा। और डेगाना का है? राजस्थान में जी। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं लोग। 95 का रहा कि सही विकल्प को चयन कीजिए जी। सिंधु, सतलज, झेलम और रामगंगा। इधर नदी दिया, इधर दिया उद्गम स्थल दिया गया। तो सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ से होता है?
बेखत चूसे, ठीक है। सतलज का सतलज का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपको राकस से, कहाँ से? राकस ताल से होता है। झेलम का कहाँ होता है? तो झेलम के जो उद्गम स्थल होते हैं बेरीनाग से होता है। रामगंगा कहाँ होता है? गढ़वाल की पहाड़ी से होता है। तो याद रखिएगा, सिंधु का कहाँ से होता है? तो बेखचू से होता है। सतलज कहाँ से होता है? तो राकस्ताल से होता है। झेलम कहाँ से होता है? तो बेरीनाग से होता है। और रामगंगा कहाँ से होता है? गढ़वाल की पहाड़ी से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 96 का आपको 2 नंबर कहाँ में? वियंतियाने में किया गया। कहाँ पे? वियंतियाने में। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं कि IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो 97 का आपको 4 नंबर 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। 98 कह रहा कि दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य से में स्थित है? तो दंडकारण्य जो पठार है कहाँ स्थित है? तो आपको जाएगा छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्रा में भी है और तेलंगाना में भी है। तो 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 99 में आते हैं। कह रहा कि बिहार में पैराइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो पैराइट पाया जाता है अब कहाँ पाया जाता है? 99 का 3 नंबर कैमूर और रोहतास में पाया जाता है पैराइट। कहाँ? कैमूर और रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100वां कह रहा कि भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रम से क्या है? भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रम से क्या है? तो आपको जो हो जाएगा नीचे की ओर मध्य में उभरा वाला और नीचे भारी है जी। नीचे की ओर मध्य में उभरा वाला और नीचे भारी है। क्वेश्चन नंबर 101 में आता है निम्नलिखित में से कौन से जिले कृषि जल वायविक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? तो 1 से 1 हो जाएगा 2 नंबर सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली जी। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं। शोधकर्ता दिया एक साथ दिया गया भारत के मानसून के संबंध में सिद्धांत दिया गया। तो हैली क्या है? तो आपको हैली जो है हो जाएगा आपको भूमि और समुद्री समीर हो जाएगा। हैली भूमि और समुद्री समीर हो जाएगा आपको। दूसरा फ्लोन क्या है? तो फ्लोन आपको ITCZ सिद्धांत है, ठीक है। कोटेश्वरम क्या है? तो कोटेश्वरम आपको जो हो जाएगा वह तिब्बत के पठार का गर्म होना। और MT इन क्या होता है? तो पश्चिमी जेट धारा की भूमिका होता है। यानी ऑप्शन नंबर 102 का आपको जाएगा 4 नंबर। 103 में लोग आते हैं। 103 का रहा कि हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से क्या होता है? इंडोनेशिया में अधिक वर्षा होती है, या तो भारत में अधिक वर्षा होती है, या तो फिर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में ठंडा होता है, या तो फिर यह चरण 1 महीने तक रहता है। तो 103 का जो हो जाएगा आपको 2 नंबर। भारत में अधिक वर्षा होती है हिंद महासागर के द्विध्रुव के कारण भारत में अधिक वर्षा कराती है। 104 करा कि युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो 104 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, पानी के द्वारा। 105 में आते हैं लोग। 105 का आपको क्वेश्चन नंबर की हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? तो 105 का आप जो हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि बहुत छोटी भूमि जो थे यहाँ पे। कृषि ऋण के प्रचुर आपूर्ति है। तीसरा कह रहा कृषि अंतरीकरण का निम्न स्तर है जी, बिल्कुल सही भाई, इसीलिए हरित क्रांति को बिहार का शामिल नहीं किया गया था। 105 का 4 नंबर। 106 में हम लोग आते हैं। 106 में कह रहा कि गंगा नदी प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सम्मिलित हैं जी? तो एक तरफ नदी दिया है और एक तरफ आपको मिलान का स्थल दिया गया है जी। तो अलकनंदा और पिंडा जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रुद्रप्रयाग बोलते हैं 106 में। तो अलकनंदा करा कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है?
तो हाँ जी, इसका आंसर 3 है, मिला लीजिएगा। अलकनंदा और जहाँ धौली गंगा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, विष्णु प्रयाग। और रुद्र प्रयाग जो पहला ऑप्शन है, रुद्र प्रयाग इसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। तो गलती हो गई 1 नंबर। कहाँ का रुद्र प्रयाग क्या बोलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। उसके बाद आपका आता है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग कहते हैं हम लोग जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। उसके बाद आता है 4 नंबर में नंद प्रयाग किसे कहते हैं, तो नंद प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है उसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सातकारा के गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अपने मिलन स्थल के साथ ही सुमेलित है। एक तरफ दिया नदी, एक तरफ दिया स्थान। गोमती नदी कहाँ मिलती है, तो कन्नौज में। गंडक कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में। तो सभी सही है। तो 107 के जो आपको सभी सही है कि गोमती कन्नौज में मिलती है, गंडक गाजीपुर में मिलती है और घाघरा छपरा मिलती है जी। 108 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108 कर आपको कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला मानव दूध बैंक स्थित है। तो 108 का आपको हो जाएगा 4 नंबर का, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया गया है जी। ये भारत का पहला बैंक था जी। बिहार का पहला मानव दूध बैंक पीएमसी पटना में स्थापित किया गया भी है जी। तो भारत का पहला मानव दूध बैंक महाराष्ट्र 1989 में और पीएमसीएच में इसका भी निर्माण किया गया है। ये मेनली होता है कि नवजात शिशु को लाभ होगा जिसकी माँ किसी कारणवश दूध नहीं पिला पाती है जी। तो 108 का 4 नंबर याद रखिएगा, पहला महाराष्ट्र में और बिहार में भी पीएमसीएच में हो गया। 109 में आते हैं का निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। तो 109 का आपको जाएगा 2 नंबर, कन्या भ्रूण हत्या जी। इसीलिए बाल लिंगानुपात में हमेशा गिरावट देखने को मिलता है। 110 में आते हैं हम लोग। 110 करा कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियम 2023 और बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती संशोधन नियम 2023 के अनुसार निचली न्यायपालिका में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 110 का जो आपको आंसर हो जाएगा 60%। 111 में लोग आते हैं। फिलिप वक्र क्या दर्शाता है, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है। तो 111 का आपको हो जाएगा क्या, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर को बीच का संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर को संबंध को दर्शाता है। 112 मान आते हैं। 112 का बजट 2024 और 25 में प्रधानमंत्री पैकेज योजना निम्न में से कौन सही योजना शामिल है। तो आपको जाएगा 4 नंबर, कौन सभी सही है। योजनाओं को मदद एवं विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार सृजन करना है, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं इंटर्नशिप को अवसर देना है। तीसरा करा कि औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को किस्तों में वेतन दिया जाएगा जी, बिल्कुल बता। 112 का 4 नंबर। 13 में आते हैं हम लोग। 113 का कृषि ऋण में किन श्रेणी में बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो 113 का आपको जाएगा 3 में। वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है कृषि ऋण देने में। तो 13 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। करा कि अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं, तो बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व, इसे अल्पाधिकार से हम समझते हैं। 14 का 1 नंबर। 15 में आते हैं। 15 का क्वेश्चन होगा केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु किस निधि को स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 15 में थे करक प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आपको जाएगा 15 का आपको जाएगा 3 नंबर, कृषि वर्धक निधि को स्थापना किया गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है आपको कि चंद्रयान 3 LMV M4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
कब इसको लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था याद रखिएगा, इसको 14 जुलाई 2023 को इसको छोड़ा गया था और ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था और जिस केंद्र पर पहुंचा उस जगह का नाम हो गया क्या? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। अभी तक हम लोग चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 छोड़ चुके हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट हम लोग छोड़े थे कब? 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान 2 को हम लोग छोड़े थे 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 को छोड़े हम लोग कब? 14 जुलाई 2023 को छोड़े। 16 का 1 17 में आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी बिहारी को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया है। तो 117 का जो 1 नंबर याद रखिएगा, अशोक कुमार विश्वास को क्या किस कला के लिए? तो टिकुली पेंटिंग के लिए जी। किसको? तो अशोक कुमार विश्वास को याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कह रहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको कितना रखा गया है? तो 4.9%। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 119 कह रहा आपको कि कोसी मोची लिंक परियोजना को पूरा होने पर बिहार के कई जिलों के लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ से राहत मिलेगी। इन जिलों में कौन सा जिला शामिल है? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो 119 का जो आपको हो जाएगा सभी शामिल इसमें। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज चारों इसमें जिला शामिल है। क्वेश्चन नंबर 120 में बातें कर निम्नलिखित में से कौन जो है योग के प्रणेता थे? तो कौन थे? 120 का आपको 1 नंबर पतंजलि पुष्पमुत्र शुंग के दरबार में रहते थे जी। पुष्पमुत्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किया गया था। एक अश्वमेध किया गया था, प्रधान पुरोहित पतंजलि थे और पतंजलि के महाभाष्य की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 121 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का आपको कि केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान निम्न में से किस गतिविधि के लिए किया गया है? तो इसमें क्या है? पहला कि पटना, पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाना है। दूसरा आपको है कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाना है। और तीसरा आपको काम इसमें करना है कि बोधगया, राजगीर, वैशाली तथा दरभंगा सड़क संपर्क को विकास करना है जी। तो यानी चारों इसमें हो जाएगा। 122 में लोग आते हैं। 122 का आपको कह रहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया गया है? तो 122 का जो आंसर 3 नंबर जीविका दीदी जो है, इस जो बिहार चला रहा है इस योजना को, जीविका दीदी को, यह अफ्रीका में इस योजना को अप्लाई किया गया, वहाँ भी शुरू किया गया, अपनाया गया है। तो 122 का जो हो जाएगा 3 नंबर जीविका दीदी को याद रखिएगा। अफ्रीका में भी इसको भी ये क्वेश्चन अच्छा है, अफ्रीका भी इसको अपनाया है जीविका दीदी को। क्वेश्चन 123 में आते हैं, वह पहला भारतीय शासक कौन था जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में अधीन ला सका था? कुषाणों के बाद। तो 123 का जो हो जाएगा 3 नंबर बाबर आने की। 124 में आते हैं। 124 कह रहा है कि बिहार में 13 पंजीकृत जीआई टैग वाले उत्पाद इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है भागलपुर में संबंधित है? तो भागलपुर में कौन है? बिहार के भागलपुर में कौन जीआई टैग जो जिसको मिला है? तो 24 का जो आपको आंसर जो हो जाएगा कौन मिला है? तो आपको 1 हो जाएगा कतरनी चावल को मिला है और दूसरा मिला है जर्दालू आम के। तो 1 और 3 नंबर 24 का 4 नंबर। 125 में लोग आते हैं, दिया एनटीपीसी। 125 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 में एनटीपीसी और भेल के द्वारा कितने मेगावाट के संयुक्त वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है? तो 125 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 800 मेगावाट को। 126 में क्वेश्चन में 126 में आते हैं कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए कितना धन खर्च किया जाएगा? तो कितना खर्च करेगा? 39,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा बिहार सरकार ने 24-25 में। कितना?
39,000 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सी संस्था जो है हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है? 27 का होगा 3 नंबर, सतत विकास समाधान नेटवर्क है। 128 में लोग आते हैं। 128 को सूची मिलाने वाला है, एक तरफ मंत्री है, एक तरफ आपको पोर्टफोलियो दिया गया। सम्राट चौधरी, संतोष कुमार सुमन, विजय सिन्हा, श्रवण कुमार, कौन कौन मंत्री है? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है इसका जी 128 में आते, कह रहा है कि सम्राट चौधरी कौन सा मंत्री है? बात सम्राट चौधरी के पास वित्त है, वित्त वाणिज्य मंत्री है। वित्त वाणिज्य मंत्री इसके मतलब है कि वित्त वाणिज्य मंत्री भी है, शहरी विकास, आवास, खेल, पंचायत, पशु और मत्स्य संसाधन भी है सम्राट चौधरी के पास। तो आपको हो जाएगा सम्राट चौधरी के पास क्या क्या है? तो पहला है कि पंचायती राज मंत्री भी इसके पास है, और इसी के पास वित्त मंत्री भी है, इसी के पास आपको आवास मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी इन्हीं के पास है, और खेल भी इन्हीं के पास है। तो पहला आपको हो जाएगा पंचायती राज मंत्री हो जाएगा। दूसरा आपको हो जाएगा संतोष कुमार सुमन, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी इनके पास है। विजय सिन्हा इनके पास कृषि मंत्री है। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण और विकास मंत्री हैं जी। तो सामने सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 128 का 1 नंबर। 129 में हम आते हैं। 129 कह रहा है कि मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और फिर जम जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लावा। 130 में आते, कह रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादक सर्वाधिक रहा था? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ किया गया है? तो 130 का आंसर खगड़िया में जी। 131 में आते हैं लोग, कर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है पहला नंबर, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। हाँ ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा है कि T20 विश्व कप का प्रथम संस्करण 2007 में इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें भारत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व विजेता बना था। हाँ बिल्कुल सही बात है। भारत अब तक 2 बार T20 विश्व कप का खिताब जीत चुका है, 7 और 2024 में जी सही बात है। T20 विश्व कप 2006 में T20 विश्व कप 2006 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा 2026 में जी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है 5 नंबर। 5 कह रहा है कि T20 विश्व कप 2024 में 9वें संस्करण एडिशन का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में किया गया था जी सही बात है। तो 100 आपको कैमा संस्था इसका 131 का जो आंसर है हम लोग का 4 नंबर हो जाएगा। कौन करा इसमें प्रयोग का सही उत्तर चुने? तो 3 तो सही है। T20 2024 हुआ था। T20 का 7 में इंग्लैंड में खेला गया, जिसमें भारत में धोनी की कप्तानी जीत। ठीक है इसमें। तो हम लोग क्वेश्चन थे कि यहाँ 131 में था, कह रहा था इसमें पहला ऑप्शन गलती है कि T20 विश्व कप प्रत्येक 2 साल पर होता है। दूसरा कह रहा कि T20 विश्व कप जो पहला 2007 में हुआ था, मैं उसमें धोनी कप्तान था, बट ये इंग्लैंड में नहीं साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया जीता था और पाकिस्तान को हरा कर भारत ने विश्व कप 2007 में जीता था। तो 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है? तो कौन सा कवर नहीं करता है? तो मध्य रेलवे नहीं करता है और एक नहीं करता उत्तर रेलवे। मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे भारत को बिहार को कवर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 32 का 3 नंबर। 133 में आते हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दिया गया। उन्होंने किस बॉलर के ओवर में डेविड मिलर का कैच पकड़ा था? तो हार्दिक पांड्या था। 133 का एक तो क्वेश्चन सब बना, हर एक इंडिया का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है जो क्रिकेट देखता है। 133 का 2 नंबर। बताइएगा कमेंट करके देख सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम लोग। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
इसमें पहला कथन कह रहा है आपको कि पहला कथन कह रहा है कि 15 अगस्त 2024 को अर्थ यानी कि iOS 8 को नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। 15 का है। अच्छा, ये गलत बात है, नासा नहीं करेगा, इसको कौन करेगा? इसरो करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 8 एक रिमोट सेंसिंग मैक्रो सेटेलाइट है। जी बिल्कुल सही बात है। 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि 34 का जो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर 35 में लोग आते हैं। 135 क्वेश्चन का हम लोग का कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। 136 में आते हैं। 36 कह रहा है कि रेल, सड़क, पुल, नदी स्थान के निम्नलिखित में युग्म पर विचार कीजिए। तो 136 का जो आंसर आपको हो जाएगा विक्रमशिला सेतु जो है गंगा पर, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल बारी सोन, सही बात है। नेहरू सेतु सोन डेहरी ऑप्शन पर सही बात है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 नंबर 36 के। क्वेश्चन नंबर 137 में आते हैं। 137 क्वेश्चन में आते हैं कि बजट 2024-25 में देश में अवसंरचना विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 137 नंबर 1 नंबर 111111 यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपया। 138 में आते हैं कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। 139 में आते हैं। 139 कह रहा है कि भारत सरकार ने देश के परमाणु ऊर्जा क्षमता 8189 मेगावाट से बढ़ाकर 2021 से 32 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है? तो आपको हो जाएगा 139 का आपको 1 नंबर 22,480 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 140 में आते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निदेशक सिद्धांत मौलिक है? ती कहा गया 37। 140 का हो जाएगा 1 नंबर। 141 में आते हैं हम लोग। 141 कह रहा कि टिंजापारिन कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है? कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है? तो आपको हो जाएगा थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करके। 142 में आते हैं हम लोग। 142 नंबर क्वेश्चन करा कि मोड वेट का संबंध किससे है? मोड वेट, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 142 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये क्या है? मूल्य वर्धित कर है, एक टैक्स है। 143 में आते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक लक्ष्य क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा करेगा? तो समाप्त करने की घोषणा की है किस वर्ष तक? तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 2025 तक हम लोग टीबी ख़त्म करेंगे और 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करेंगे हम लोग। 144 में आते हैं। कल अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, इसका रचयिता कौन है? अकबरनामा के कौन लिखा था जी? तो 144 का 1 नंबर अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। 145 में आते हैं कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किक्कट का। 145 का 2 नंबर हो जाएगा। 46 में आते हैं। 46 कह रहा कि पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया था? अंग्रेज कंपनी ने पटना में डेनिस फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लिया था। 147 में हम लोग आते हैं। 147 में हम लोग आते कह रहा कि बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो आपको 1 नंबर लॉर्ड क्लाइव ने बिहार में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था। 148 में हम लोग आते हैं। कह रहा है 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन है? जो 7 धारा से मिलकर बनता है, तो ये आपको जगह कोसी नदी 7 धारा से मिलकर बनती है, जो बिहार का शोक विषय कहा जाता है। बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी का मूल नाम जी जो है, इसको
इसको कहते हैं सप्तकोशिकी बोलते हैं। सप्तकोशिकी क्योंकि यह हिमालय से निकलकर 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सप्तकोशिकी नदी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 149 में कह रहा है आपको कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा तेज में बिहार में बहने वाली नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक जी। 150 और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है बिहार राज्य में चलाया जा रहा है सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है। सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो 150 का आपको जाएगा निमोनिया से नवजात एवं बच्चों को होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान जो है सांस कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलती है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, आप लोग प्यार और दुला दिएगा, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।